आज हम लोग ये जो आपका आर्टिकल 13 है इसको अच्छे से देखेंगे। ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। ये दिखने में तो 4 लाइन का छोटा सा आर्टिकल है, बट इसमें बहुत कुछ है। जैसे सबसे पहले जो है जो कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला ही टॉपिक हम लोग लेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्योंकि आर्टिकल 13 से ही ये पावर डिराइव होती है, ठीक है। इसके अलावा जब जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे तो इसमें मैरवरी वर्सेस मेडिसन का केस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के केस है मैरवरी वर्सेस मेडिसन, इस पर डिस्कशन करेंगे। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि हमने अडॉप्ट किया इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम आएंगे तो उसमें केशवानंदा भारती का केस, जिसमें बोला गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है, इसलिए इसको आप नहीं छीन सकते हैं कोर्ट से। और एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ेंगे इसके बाद। और उसके बाद एल चंद्र कुमार मेनली ट्रिब्यूनल का केस था ये, तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर जो थर्ड केस हम लोग देखेंगे वो आईआर कोयल्हा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस होगा। और फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल 13(1) को थोड़ा सा रीड करेंगे, उसको रीड करेंगे। फिर रीड तो शुरू में ही करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद 13(1) को पढ़ेंगे और फिर उसका नेचर बताएंगे क्या है। और उसी आर्टिकल के अंदर जब आर्टिकल 13 है उसी में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर एक है वो देखेंगे, ठीक। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के बाद कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि आपका 13 में लॉ की डिफिनीशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है, क्या वो लॉ है कि नहीं। अगर वो लॉ है तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, अगर वो लॉ नहीं है तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। तो वेदर अमेंडमेंट इज अ लॉ और नॉट, इस पार्ट को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये पूरा इतना लंबा हमारा आर्टिकल 13 है। तो अगर आज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल भी यही चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बोला था कि सबसे पहले बेयर एक्ट देखिए, ठीक है। बेयर एक्ट देखिए, आर्टिकल 13 बेयर एक्ट या बेयर टेक्स बोलते हैं वैसे इसको करेक्टली, बट बेयर एक्ट मुंह से ही निकलेगा। तो हियर इन आफ्टर अगर बेयर एक्ट बोले तो उसको बेयर टेक्स समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 13 जो है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पढ़ते हैं, इसको फिर से पढ़ेंगे मगर पहले एक बार पढ़ते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली, ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है लॉज, अब ये लॉ का क्या मतलब है, तो ये जो लॉ की डिफिनीशन है ना, ये 13(3) का जो ए है वो लॉ की डिफिनीशन दिया हुआ है, और बी जो है 13 का 3 इसी आर्टिकल का जो बी वाला पार्ट है 3 का बी, वो बताता है लॉ इन फोर्स से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे। तो लॉ इन फोर्स का मतलब सीधे सीधे ये समझिए कि कोई भी ऐसा लॉ आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए पास किया गया हो और हमारे लोग उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे लॉ इन फोर्स। इन फोर्स मतलब किसी भी समय वो किसी भी समय बाइंडिंग नेचर का हो तो वो इन फोर्स माना जाता है, ठीक है। चाहिए तो बी मैं पढ़ देता हूँ पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले 13 के 3 का बी पढ़ लेते हैं, वो बताता है लॉ इन फोर्स का क्या मतलब है, पढ़ लीजिएगा उसको भी। लॉ इन फोर्स इंक्लूड लॉ पास or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular
एरिया। ठीक है, जो बताए थे वही चीज ये बता रहा है। इसके बाद फिर से वापस आ जाइए 13 के 1 को फिर से पढ़ते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की बात कर रहा है। ये जो आर्टिकल 31 है ना, इसका जो नेचर है ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर से इसको पढ़ते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फॉर एज दे आर इनकंसिस्टेंट। इन सो फॉर एज, ये जो वर्ड है ना इन सो फॉर एज, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन सो फॉर एज, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इन सो फॉर एज दे आर inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be valid। तो आर्टिकल 13 का पहला वाला पार्ट ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो भी लॉ इंडिया में एग्जिस्ट होते थे, जो इनफोर्स में थे, वो लॉ पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी वो एज अ लॉ ट्रीट होंगे। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले के जो लॉज हैं, उनको इन्फोर्सबिलिटी कहाँ से मिलती है, उनको रिकॉग्निशन कहाँ से मिलती है। ठीक है, HLA हार्ट को पढ़ेंगे तो वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं। ठीक है, वो खैर यहाँ पे रिलेवेंट तो है मगर मैं बताना नहीं चाहता। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन हार्ट का जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा चुका हूँ। तो वापस आ जाते हैं, अब ही सिंपल ही रखते हैं इसको, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेट नहीं करते। तो जो 13 का फर्स्ट वाला पार्ट है, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल जो हमारा 1 है, क्लॉज 1 है, वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो भी लॉ एग्जिस्ट करते थे हमारे इंडिया में, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, फंडामेंटल राइट जो हमारा दिया हुआ है 12 से लेकर कहाँ से कहाँ तक दिया है, 12 to 35 तक दिया हुआ आर्टिकल, अगर इन आर्टिकल के किसी भी प्रोविजन को वो क्या करते हैं, इनकंसिस्ट करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में होते हैं, उसके जो प्रिंसिपल हमारा आर्टिकल बता रहा है उसके अपोजिट में है, तो क्या होगा, जितनी इनकंसिस्टी पाई जाएगी, पूरा एक्ट नहीं, पूरा लॉ नहीं, जितना इनकंसिस्टेंट पार्ट होगा, सपोज करिए ये कोई लॉ है, सपोज करिए लॉ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट के लाइट में जब हम इस लॉ को एग्जामिन करेगी, कौन, कोर्ट एग्जामिन करेगा, कोर्ट की पावर होती है जुडिशियल रिव्यू। तो कोर्ट जब इस लॉ को एग्जामिन करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो कोर्ट को इतना वाला प्रोविजन, सपोज करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोविजन इनकंसिस्टेंट मिला हमारे फंडामेंटल राइट के, तो कोर्ट क्या करेगी, वो इतने पार्ट को, जो इतना पार्ट है इनकंसिस्ट है, जो कि थोड़ा सा डेरोगेटरी हमारे फंडामेंटल राइट को, उसको रिमूव करने का ऑर्डर देगी और उसको वैड डिक्लेयर कर देगी, नल एंड वैड डिक्लेयर कर देगी इतने पार्ट को, बाकी रिमेनिंग पार्ट इनफोर्स होगा। तो ये जो इनफोर्स हो रहा है ना रिमेनिंग पार्ट, या कोई पुराना एक्ट जैसे आईपीसी देखिए, फॉर एग्जांपल आईपीसी आपकी कब की है, 1860 की है, बिफोर द इंडिपेंडेंस है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज़ादी के पहले का है। ठीक है, और एविडेंस एक्ट देख लीजिए, वो भी आज़ादी के पहले का है। तो ढेर सारे लॉ जो हैं हम बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे बने हुए थे, मैकॉले ने बनाया था, उसको हम आज भी अडॉप्ट किए हुए हैं। तो उनको पावर कहाँ से मिल रही है इन्फोर्सबिलिटी की, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लॉज को पावर आर्टिकल 372 से मिलती है। आर्टिकल 372 आर्टिकल 372 उनको पावर देता है इनफोर्स होने की। ठीक है, उसमें एडॉप्शन की बात की गई है, आप लोग पढ़िएगा उसको बाद में, क्योंकि अभी हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 13 सब क्लॉज 1 आप समझ गए होंगे बेयर एक्ट की भाषा में, कि जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा उसको वैड डिक्लेयर कर देगी, कोर्ट डिक्लेयर करेगी। अथॉरिटी हमारे यहाँ एग्जामिन करने की पावर, अथॉरिटी किसके पास है, कोर्ट के पास है। इसी तरह 13(2) को रीड करते हैं, इनको भी हम फिर से रीड करेंगे क्योंकि इसमें कई पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। तो 13(2) को फिर रीड करते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void, shall
टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन बी वैट। देखिए जो 13 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो उन लॉ की बात कर रहा था जो एग्जिस्टिंग लॉ थे या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही एग्जिस्ट कर रहे थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो सेकेंड क्लॉज है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो इसको हटा दे रहा हूं मैं, आप लोग समझते चलिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप सामने नहीं है ना, नहीं मैं डिस्कशन अच्छे से करता। ठीक है, ये ऑनलाइन टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं हो पाता, हो जाता मगर वैसे नहीं हो सकता जैसे हम सोच रहे हैं। देखिए 13(1) जो है ना वो प्लीज बी ऑन टाइम, जो 13(1) है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्ट होने से पहले, कमेंसमेंट से पहले जो लॉ थे उनको एग्जामिन करने की बात करता है। अगर वो इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उनको नल एंड वैट डिक्लेयर कर देगी, हमारी कोर्ट करेगी और कोई नहीं। ठीक है, फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 के। अब ये कहेंगे सर पार्ट 3 कैसे, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। 13 के क्लॉज 1 में देखिए, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट मतलब पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 के किसी भी प्रोविजन से इनका जितना भी पार्ट, पूरा एक्ट नहीं, जो पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा सिर्फ उसी पार्ट को। ठीक है, कैसे, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, लास्ट में देखिएगा उसके, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, तो जितना इनकंसिस्टेंट पार्ट है सिर्फ उतने को ही वैट कर दिया जाएगा, वैट डिक्लेयर करेगी। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, 32 आर्टिकल 32(2)(6) में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 और 226 का जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट की, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट वाले पार्ट के लिए है। अगर अदर देन फंडामेंटल राइट कोई एक्ट वो उन एक्ट की जुडिशियल रिव्यू के लिए जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में जा रहे हैं। ठीक है, 32 और 226। ठीक है, ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई एक्ट है उनका अगर कोर्ट को करना होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो वो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट यूज करती है और 227 हाई कोर्ट यूज करती है। ठीक है, तभी यहीं तक हम लोग रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्री एग्जिस्टिंग लॉ को वैट डिक्लेयर कर सकती है, इनकंसिस्टेंट पार्ट को। अब जो हमारा 13(2) है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। किसकी बात करता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। और वो ये कहता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा लेजिस्लेचर है, अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाता है जो पार्ट 3 के डेरोगेशन में है या पार्ट 3 से इनकंसिस्ट है, या हमारा कोई राइट जो पार्ट 3 हमें दे रहा है उसको वो ले रहा है, तो उतने ही पार्ट को, उतने इनकंसिस्टेंट पार्ट को, जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा, ना कि होल एक्ट को, जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा उसको क्या करेगी कोर्ट वैट डिक्लेयर कर देगी और बाकी पार्ट सही रहेगा। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो अगर आप 13(1) और 2 को देखिए तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है। किसको? जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 में। ठीक है, तो अब समझ गए कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइएगा। अगर फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से जो एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अगर फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में अगर वो आपका एक्ट है, लॉ है, तो अंडर आर्टिकल 32, 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेंगे। बट अगर जो नया एक्ट है वो किसी और लॉ के द्वारा दी गए राइट को लेता है अदर देन फंडामेंटल राइट के, मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के डेरोगेशन में जा रहा है और उसका रिव्यू करना है कोर्ट को, तब वो 32 में नहीं कर पाएगी, उसके लिए उसे आर्टिकल 142 का यूज करना पड़ेगा। 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में होगा तभी यूज होगा। ठीक है, इसी तरह 226 भी सिर्फ फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में होगा तभी उसका रिव्यू, उस एक्ट का रिव्यू 226 में किया जाएगा। हाँ, अगर किसी और एक्ट के द्वारा दिए गए राइट को कोई नया लॉ आके उसके डेरोगेशन में है
तो उसका रिव्यू करने के लिए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यूज करेगी और हाई कोर्ट 227 यूज करेगी, आर्टिकल 227। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू की पावर फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ 32 में है और 226 में, अदर देन फंडामेंटल राइट वाले मैटर के लिए 142 और 227 का यूज किया जाता है रेस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो अभी तक के डिस्कशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की पावर होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अंदर आर्टिकल 32 कन्फर की गई है और हाई कोर्ट को 226 में कन्फर की गई है कि किसी भी एक्ट क्या या इनेक्टमेंट का कोई ऐसा प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट को डेरोगेशन में है, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को डेरोगेशन में है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है अंडर आर्टिकल 32 या 226। इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू की पावर, इसी पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बात समझ गए इतना? जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, ठीक है, फिर से सुनिएगा। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की किस सेक्शन में मिली हुई, किस आर्टिकल मिला हुआ है? 226 में। सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में मिला हुआ है? 32 में। टू एग्जामिन दी एनी लॉ और इनेक्टमेंट whether such law or enactment is inconsistent with the any part of the fundamental right, and such enactment may be pre-constitutional or post-constitutional. In both the cases, Supreme Court or High Court has the power to review such law and declare to the such inconsistency valid. अगर पूरा एक्ट ही इनकंसिस्टेंट है या उस एक्ट को ऐसा बनाया गया है कि उसके उस इनकंसिस्टेंट पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में पूरे ही एक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर सपोज करिए उस एक्ट को ऐसा बनाया गया है कि इनकंसिस्टेंट पार्ट को कंसिस्टेंट पार्ट से अलग नहीं किया जा रहा है, जो पार्ट सही है और जो पार्ट डेरोगेशन में है उसको अगर हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में पूरे ही एक्ट को आपको वैलिड डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर वहां पे चांस है, सेवरेबिलिटी की चांस है, उनको अलग किया जा सकता है, तो वैसे केस में सिर्फ इनकंसिस्टेंट पार्ट को ही वैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो यही जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो अब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, इसको सबसे पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव किया था। और जो केस था, क्या नाम था केस का? मैरबरी वर्सेस मेडिसन, MARBURY, मैरबरी वर्सेस मेडिसन, MADISON, मेडिसन 1800। ये बहुत पूछता है। तो मैरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को डिराइव किया था और उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो हमारे पास पावर है उसे एग्जामिन करने का और वैलिड डिक्लेयर करने का। अब इसी वाले पार्ट को, इसी केस के जजमेंट को हमने एडॉप्ट कर लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 13। ये जो पावर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने खुद को दी थी, ठीक है, ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इस केस में मैरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने खुद को दी थी। उस पावर को हमारे मेकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने खुद उसको एडॉप्ट किया था अंडर आर्टिकल 13। तो एक चीज हमको यहाँ से ये पता चलती है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो हम इंस्पायर्ड कहाँ से हुए थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और दूसरी चीज ये पता चलती है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई पावर उनके सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है, ठीक है, बल्कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने आप को वो पावर दी थी। और किस केस से? मैरबरी वर्सेस मेडिसन से। बट हमारे केस में क्या है, इंडिया में क्या है कि हमारे पास ये पावर इम्प्लिसिट है, ये पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो डिफरेंस समझिएगा,
इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर नहीं दी गई है, इन्होंने केस लॉ के थ्रू एडॉप्ट किया उस पावर को, बट हमारे यहाँ ये किए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। दूसरी चीज, इसी पावर को, ये जो पावर है, इस पावर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एडॉप्ट किया गया है, वो भी पार्ट 3 के अंदर, फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर इसको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो इसी में है, इसमें 3 केसेस हमारे सामने निकल के आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू में लॉ मेकर्स ऐसे ऐसे लॉ बनाने लगे थे कि वो अपरेंट फेस पे ही लगता था कि ये फंडामेंटल राइट हमसे छीनना चाह रहे हैं। अगर कोर्ट ना होती तो इंदिरा गांधी तो बहुत कुछ लेके चली गई थी हम लोगों से। ठीक है, काफ़ी कुछ बहुत बड़ा बैटल हुआ था। तो उसी तरह एक केस था हमारा केशवानंदा भारती। इस केस को एक दिन हम लोग डिटेल से सिर्फ एक केस ही पढ़ेंगे। जिस दिन हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा तो इस केस को मैं एक केस स्टडी टाइप इसका पूरा बना लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें है। इसमें पूरी बुक ही है केशवानंदा भारती की। ठीक है, तो वापस आ जाइए। तो अब देखिए, चाहिएगा तो मन हो तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक फीचर, जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक फीचर। देखिए, बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर सुनिएगा। बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन के हिसाब से पार्लियामेंट कोई भी चीज़ अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट की पावर उसके पास एब्सोल्यूट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ बेसिक फीचर है, स्ट्रक्चर है, जो कि बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम उनको ही चेंज कर देंगे तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंस है, ठीक है, वो खो जाएगा। फिर हमारा जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफीट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट ने एक बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन का पूरा इजाद किया था, हमारे कोर्ट ने इजाद किया था। और उसने पार्लियामेंट को बोला था, जो हमारे लेजिस्लेचर थे, ठीक है आप अमेंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ही अमेंड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कई लोग इस पर स्टेट लेजिस्लेचर भी बोल देते दोनों अमेंड कर सकते हैं, नहीं, पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है 368 में। ठीक है, तो अब कोर्ट ने ये बोला ठीक है आप अमेंड करिए, जितना मन है आपको अमेंड करिए, मगर जो इसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक फीचर, आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। अदरवाइज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉस कर देंगे, खो देंगे। उसका पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो ये ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, ये 1973 में था, हुआ था। ठीक है, जजमेंट आया था इसका। क्या मैंने केस बताया, केशवानंदा, केशवानंदा भारती, भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, इसका पूरा साइटेशन याद करिएगा। 1973 तो याद है, पूरा साइटेशन भी इसका पूछ लेता है कई बार, इसका पूरा साइटेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरी चीज़, इसका डे ऑफ जजमेंट क्या था ये भी याद रखिएगा। तो याद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये अप्रैल वगैरह में था, 13-14 कुछ, तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ आप लोग ही मेहनत करिए मेरे साथ। तो इसका जजमेंट का डे भी याद रखिएगा, इसका पूरा साइटेशन याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 13 अप्रैल ही है, आई होप सो। ठीक है, मैम ने भी बोला है, होनहार है तो हो सही होगा। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में जो हमारी कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, इस केस को फंडामेंटल राइट केस भी बोला जाता है, इस केस को फंडामेंटल राइट केस भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टेक इट। ठीक है, पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट इसको ले नहीं सकती है, जजमेंट याद रखिएगा इसको। ठीक है, और इट कैन नॉट बी अमेंड और एब्राइज बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से केस में बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है। इसके बाद एक केस हुआ था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार, एल चंद्र कुमार
पूरा नाम देख लीजिएगा अगर मन होगा, कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ था, ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड केस था। अब इसमें ये केस था आपका 1997 का, ध्यान रखिएगा 1997 का केस है, ये जजमेंट आया था इसका। तो इसमें ट्रिब्यूनल से रिलेटेड मैटर था और इसमें ट्रिब्यूनल को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, इवन हाई कोर्ट को ट्रेसपास करने की कोशिश की गई थी। तो अब इस पूरे केस में क्या हुआ था कि इसमें जो है कोर्ट ने फिर से, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही चीज़ जो उन्होंने केशवानंदा भारती के केस में बोला था, उसको फिर से ही उन्होंने रिपीट किया और बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो है एब्सोल्यूट पावर है और ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको आप नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये बोला था कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब अगर उसके बाद अगर हाई कोर्ट चाहे तो मैटर वहाँ से ले सकता है, अपील हाई कोर्ट जाएगी, ठीक है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो, और नहीं तो अगर उसको लगता है मेरिट में तो छोड़ सकती है। तो इसमें ये बोला गया था एल चंद्र कुमार केस में, जो केशवानंदा भारती केस में बोला गया था उसी को रीअफर्म किया गया था, एलॉन्ग विथ इसमें ये बोला था कि हाई कोर्ट जो है वो जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। और जो इसी में हमारा तीसरा केस था, जब भी जुडिशियल रिव्यू का आप लिखेंगे तो ये तीनों केस जरूर लिखेंगे, ठीक है, जब भी आप लिखेंगे इन तीनों केस को जरूर लिखेंगे। इसके बाद ही हमारा एक था IR कोयल्हा, IR कोयल्हा COELHA, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, फिर लिख देता हूं इस पर। आज तो मुझे नहीं लग रहा था मैं क्लास ले पाऊंगा, एक तो ये जियो वाले इतना मैसेज क्यों कर रहे हैं, एक तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वारिश हो रही थी, अगर मंगलवार नहीं होता तो मैं क्लास नहीं लेता, घूमने चला जाता। दूसरा चीज़, आज सुबह 3 बजे से ही उठे हुए हैं, एक मेहमान आ गए थे, ठीक है, 3 बजे, हाँ आते हैं हम लोग मिर्ज़ापुर वाले ना, जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी होगी वो समझ सकते हैं, मेहमान यहाँ 3 बजे भी आते हैं और वो आके वो घर के बाहर खड़े होकर फ़ोन करके उठाएं, और फिर जब वो आए तो उनको फिर नाश्ता पानी चाय, दूध लेके आए थे साथ में कि चाय बनेगी, दूध नहीं होगा, ठीक है, वैसे मेहमान है, तो फिर सो ही नहीं पाए, जगह ही रह गए। PGI पीछे है, जस्ट घर के पीछे, तो किसी को कुछ भी होता वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, वापस आ जाते हैं, मेहमान अपसेट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक, दिक्कत नहीं मेहमानों से, मगर कोरोना चल रहा है ना, आपको समझना चाहिए, आप आ रहे हैं 2 घंटे यहाँ रुक के बीमारी दे के तब जाएंगे, तो सीधे चले जाइए। चलिए, केस है IR कोयल्हा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR कोयला, ठीक है, हम इसको कोयला बोल के याद किए थे, ठीक है, अरे प्रदीप जी थोड़ा सा 1997, ठीक है, देखिए कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो पूरा मत मानिएगा, आप लोग या तो उसको मुझसे बाद में पूछने की कोशिश किया करिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो, अगर ना समझ में आए तो बोलिए सर फिर से समझा दीजिए, बट अगर डेट है, ठीक है, केस का डेट है या कुछ नाम में स्पेलिंग है तो उसको खुद से देखने की कोशिश करिए, ऑनलाइन क्लास है ना, या मैसेज कर दीजिए, मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ आप बस इतना बोलिए कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया, तो मैं प्रिंसिपल फिर से समझा दूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, IR कोयला COELHA वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस था आपका 2007 का, ये केस था आपका 2007 का, ठीक है। इसमें क्या था आप लोग को पता होगा, हमारे यहाँ एक शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसी में से एक शेड्यूल है, उसी में से एक शेड्यूल है शेड्यूल 9, ठीक है, एक शेड्यूल है शेड्यूल 9। इसकी खासियत ये है, हाँ बुरा मत मानिएगा, इसकी खासियत है शेड्यूल 9 की कि अगर इसमें कोई भी एक्ट डाल दिया जाता है या कोई भी लेजिस्लेशन बोलिए, इसमें अभी तक टोटल 284 लेजिस्लेशन है, 284, और मैक्सिमम लैंड लॉ से रिलेटेड है, तो इसको बनाया ही इसीलिए गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, पहले अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसकी खासियत, और इसमें 284 लेजिस्लेशन है अभी तक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ इतने लेजिस्लेशन है इसमें, ठीक है। लास्ट वाला देख लीजिएगा क्या है, वो पूछ लेता है कि 284वां लेजिस्लेशन कौन सा है, ठीक है। हाँ बहुत सही, तमिलनाडु का रिजर्वेशन भी, तो वो 60% को 50% को ट्रेसपास करता है ना। तो ये शेड्यूल 9 में 284 लेजिस्लेशन है, ठीक है। मैक्सिमम लैंड लॉ या कोई भी ऐसे लॉ है जो गवर्नमेंट चाहती है, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होते हैं, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि कोर्ट इसका रिव्यू ना करे, तो उन्होंने शेड्यूल 9 बना के और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ऐड कर दिया था और बोला था कि शेड्यूल 9 में जो जो लेजिस्लेशन होंगे, इवन दो वो फंडामेंटल राइट को डेरोगेटरी होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, फिर भी जो कोर्ट है उसका रिव्यू नहीं कर पाएगी, जो कोर्ट है उसका रिव्यू नहीं कर पाएगी। तो हालांकि 1973 केशवानंदा भारती के केस में ही कोर्ट ने बोल दिया था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो एब्सोल्यूट पावर है, वो बेसिक फीचर्स है, आप उसे ले नहीं सकते हैं। तो इस पूरी बात को फिर से डिस्कस किया गया था आयर कोयला के केस में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में, और इसमें कोर्ट ने फिर से रीअफर्म किया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको 9 शेड्यूल केस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको 9 शेड्यूल केस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको 9 शेड्यूल केस, 9 शेड्यूल 9 केस भी बोलते हैं, इसको शेड्यूल 9 केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको ले नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, कहां से, केशवानंदा भारती के जजमेंट के दिन से, मतलब 14 या 13 अप्रैल, ठीक है। फिर से नेहा मैम फिर से बताइएगा डेट क्या था, 14 की 13 था, ठीक है। नेहा मैम अगर आवाज़ जा रही तो फिर से मैसेज करिएगा कि डेट क्या था वो। तो केशवान, हाँ 13 प्रदीप बोल रहे हैं, तो देख लीजिएगा 13 अप्रैल, 13 या 14, मुझे 14 समझ में आ रहा है, मगर आप लोग जानते होंगे, आप लोग अपडेट होंगे ना। अच्छा 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, ठीक है 23 अप्रैल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए डेट अब एग्जैक्ट देख लीजिएगा, ढेर सारे ओपिनियन हो गए, 13 था, 14 था कि 23 था, ठीक है। इसको देख लीजिएगा जरूर से, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, आता है, ठीक है। हमारा सब सेटल हो चुका है, अब हम पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, मगर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके इस क्या था, आयर कोयला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, एक तो पहली चीज वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको हमसे नहीं छीन सकते हैं, किसी भी प्राइस पे नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज, कोर्ट ने आयर कोयला केस में एक और चीज ऐड की कि केशवानंदा भारती के जजमेंट के डे से, जो 9 शेड्यूल है हम उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जो 9 शेड्यूल है उसके अंडर जो जो लेजिस्लेशन है, 284 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 284 तक एंड सो ऑन, ये जो लेजिस्लेशन है, अगर कोई हम चैलेंज करता है तो हम उसका रिव्यू करेंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट रहा तो उसको हम वैट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है 24/4/1973, 24 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है 24 अप्रैल 1973, डे ऑफ जजमेंट, मेहनत की लड़के ने, ठीक है, हरियाणा का छोरा है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है, ये हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में। असल में आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पहले तो मैं सोचा कि आप लोगों को मना ही कर दूं कि आज क्लास नहीं लेंगे, मगर पिछले हफ्ते भी एक दिन छुट्टी मार दिए थे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने मारी नहीं। दूसरी चीज़, अब सबको अलग अलग मैसेज करना पड़ता, तो अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं इस समय ऑनलाइन, वो लोग, एक मेरा फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का 9452390388 पे सब लोग हाई लिख के भेजेंगे, और एक ऑनलाइन क्लास के नाम से ग्रुप बना दूंगा मैं, और कुछ भी मुझे अगर इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं उसी में डालूंगा, उसमें आप लोग मैसेज मत करिएगा प्लीज़, उसमें सिर्फ मैं मैसेज करूँगा, बाकी आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे इसी नंबर पे, ठीक है। ग्रुप में सिर्फ मैं ही मैसेज करूँगा क्लास होगी कि नहीं, ठीक है, ये इसीलिए रहेगा ही, ठीक है, ईजी हो जाएगा ना आपको हमारे लिए। तो ये अभी तक हमारा जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट था जो ओवर हो गया, ठीक है। अब जो आर्टिकल 13(1) है इसको हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको
इसको फिर से पढ़ेंगे और इसके नेचर के बारे में जानेंगे और इस पे जो केस लॉस हैं, कुछ पॉइंट हैं डिस्कस करना चाहते हैं जो अभी करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पहली चीज़ जान लीजिए, आर्टिकल 13 फिर से एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। 13 का क्लॉज 1, ऑल लॉ। अब ये लॉ वर्ड जो है इसका डिफिनीशन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 13 के 3 के ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में और आप इंटरव्यू में इवन जाएंगे तो पूछते हैं कि लॉ क्या है। तो कई लोग बोल देते हैं लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। ठीक है, अच्छी बात है। कई लोग कोट कर देते हैं, हार्ट को कोट देते हैं, फुलर को कोट कर देते हैं। तो जिसका डिफिनीशन याद आता है उसी को कोट कर देते हैं लोग, उसको कोट करिए। बट साथ में ये भी बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13(3)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मीन्स। ठीक है, लॉ मीन्स वो अब उसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। वो पूछ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस लॉ है, तो ध्यान रखिएगा ऑर्डिनेंस इज अ लॉ। फिर वो पूछ लेते हैं कि ऑर्डर लॉ होता है, तो हाँ भैया लॉ होता है, क्योंकि आर्टिकल 13 के ए में दिया, 13 के 3 के ए में दिया हुआ। तो ये सारी जितनी चीज़ें दी गई है ना, ये अलग अलग पूछ लिया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, और कई बार आपसे पूछ ही लेते हैं कि लॉ की डिफिनीशन बताइए, तो आप यही बोल सकते हैं सीधे। और ये ज़्यादा सेफ है। ये इसलिए सेफ है कि अगर आप ऑस्टिन का नाम लिए तो फिर ऑस्टिन से जुड़ी हुई वो बहुत सी चीज़ें इंटरव्यू में पूछेगा, और आप अगर इसको बोलेंगे तो फिर वो इधर ही उधर घूमता रहेगा। बात समझ गए? इंटरव्यू आपको अपने हिसाब से ले जाना है, न कि उनके हिसाब से। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। लॉ इनफोर्स इंक्लूड लॉ पास और मेड बाई अ लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट सॉरी लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। मार्क कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी लॉ है, गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है चीज़ें। नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो जो लॉ की तरफ फोर्स है, जो इनफोर्स है हमारे यहाँ, जैसे कस्टम, यूजेस, ये भी लॉ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर रहा है उनको एज अ लॉ। बात समझे कि नहीं? जैसे कई बार पूछ लेता है कि कस्टम लॉ है कि नहीं, तो बता दिएगा एकदम बढ़िया से, उसको समझाइएगा कि यहाँ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लॉ है। ठीक है, चलिए समझ गए ना। अगर आपसे कल को बोले कोई कि आप कोई रिचुअल्स जो कर रहे हैं, कस्टम होता है ना, कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं शादी में ढेर सारी है, अगर कोई कहे अगर ये ढोंग ढकोसला है तो उसको समझाइएगा ये लॉ है, रिकॉग्नाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा वाइड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। चलिए आइए वापस से पढ़ते हैं। ऑल लॉज 13 का 1, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be waived। ठीक है, ये चीज़ समझा चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमिंसमेंट से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉ यहाँ पे इन्फोर्स है हमारे टेरिटरी में थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसके, हमारे पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट के, तो उतनी इनकंसिस्टेंसी, जितनी इनकंसिस्टेंसी है, अगर उसको अलग किया जा सकता है, उस इनकंसिस्टेंसी को उस पूरे एक्ट से अलग किया जा सकता है, तो उतने पार्ट को जो इनकंसिस्टेंस है उतना हम वैड डिक्लेयर कर देंगे। हम नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये पावर उसी के पास है। जुडिशियल रिव्यू नाम से ये पावर उसी के पास है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब एक चीज हमको बताइए, इसका नेचर क्या है, इस आर्टिकल 13 के 1 का नेचर क्या है, कैसे समझेंगे? जैसे ऐसे समझिए, 1947 का समय है, भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। ठीक है, आज़ाद हो गए मान लीजिए, या आज़ाद भी नहीं हुए समझ लीजिए, अभी मान लीजिए आज़ाद भी नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना है हमारा। 1947 का समय है, 15 अगस्त के कोई भी समय ले लीजिए, इन रेस्पेक्टिव ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, बट कमेंसमेंट मैटर है, 26 जनवरी 1950 मैटर करेगा, उसके पहले का इसीलिए मैं लिया हूँ। तो 1947 का टाइम है, एक भाई साहब है ए, अब ये चिल्ला रहे छत पे खड़े होके, गाना गा रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, गाना गा रहे हैं। ठीक है, कुछ देशभक्ति गाना टाइप कुछ गा रहे हैं, झंडा वंडा हाथ में लिए ऐसे लहरा रहा झंडा। ठीक है, अब एक पुलिस ऑफिसर आता है और इनको रोक लेता है, इनका झंडा वंडा छीन लेता है, इनको एक दो झापड़ मारता है। ये कहते हैं कि यार मेरा फ्रीडम है, अब तो हम आज़ाद भी हो गए हैं, गाना गा रहे हैं। वो मार के इनको चला जाता है, इनके ऊपर चार्जेस वार्जेस कुछ लगा देता है। ठीक है, या मान लीजिए आज़ाद नहीं हुए तो अंग्रेज मारता वारता चला जाता है, इनके ऊपर केस चल रहा है।
ठीक है, जैसे तिलक जी के ऊपर भी देशद्रोह का केस वेस चला था, देखिएगा पढ़िएगा इन सब के ऊपर, तो इनके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, अब इनको सजा वजा मान लीजिए कुछ हुई होगी या अभी नहीं हुई तो बाद में हुई होगी, अभी ये जेल में ही है। ठीक है, 4-5 साल की सजा हुई, बेचारे जेल चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ गया 26 जनवरी 1950 आ गया। ठीक है, अब इनको 3-4 साल से जेल में थे, अभी 1-2 साल और रहना है। तब इनकी अब इनका जो वकील है वो थोड़ा बुद्धिमान है। ठीक है, वो कोर्ट में एक प्ली डालता है। प्ली ये डालता है कि ये तो इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इसके मिस्टर ए के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्योंकि अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इनका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भैया झंडा फहराने का अधिकार हमारा भी, गाना गाने का है, देशभक्ति गाना गा रहे थे। तो इस पर क्या होता है, कोर्ट जो होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है या जिस एक्ट में ये जेल गए हैं, इनके ऊपर ना कोई लेजिस्लेशन लगाया गया होगा ना, किसी एक्ट के अंदर इनको जेल में डाला गया होगा, तो ठीक है वो एक्ट अब इनकंसिस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए उस एक्ट का वो प्रोविजन अब हमारे लिए इनऑपरेटिव है या वैड है। मगर इनका जो एक्ट है ना वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, संविधान के आने से पहले का एक्ट है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इनको सजा काटनी पड़ेगी। बात समझे नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जो आर्टिकल 13(1) का नेचर है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले तो ऑफेंस था, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ऑफेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई ऐसा लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, ठीक है, जिसमें आपको पकड़ा गया है, मगर अब वो लॉ चूंकि डेरोगेशन में था संविधान के पार्ट 3 के, इसलिए उसको हटा दिया गया है और इनको उसी लॉ में सजा मिली हुई है, तो इनको अब आप छुड़वाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने बोला था कि जो आर्टिकल 13(1) का नेचर है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या प्री एग्जिस्टिंग लॉज होंगे वो हमारे आर्टिकल 13 के हिसाब से आफ्टर इंडिपेंडेंस अप्लीकेबल होंगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, मगर जो प्रीवियस एक्ट होगा उनका, किसका प्रीवियस एक्ट होगा, इस पर्सन के प्रीवियस एक्ट के लिए वो आज भी जिंदा होंगे, इनके प्रीवियस एक्ट के लिए वो आज भी जिंदा होंगे और इनको उनकी सज़ा जो है वो चलेगी ऐसे ही, इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसी वाले पूरे हमारे क्योंकि ये पास्ट एक्ट था ना, तो पास्ट एक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। फिर समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, पास्ट एक्ट को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो थे, अगर उसमें किसी को सज़ा मिली है जो बाद में रिपील कर दिए गए इनकंसिस्टेंसी की वजह से, या वो इनकंसिस्टेंट प्रोविजन को हटा दिया गया, तो उसका प्रोटेक्शन अब इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो पास्ट एक्ट था उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इनके लिए माना जाएगा वो एक्ट अभी भी चल रहा है, अभी भी वो एक्ट जिंदा है। ठीक है, इस सिर्फ इनके एक्ट के लिए, पास्ट एक्ट के लिए, बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट के बाद से, कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से वो एक्ट अब नहीं लागू होगा, क्योंकि इंटरोगेशन था, बट इनके पास्ट एक्ट के लिए वो लागू माना जाएगा और इनको वो सजा काटनी ही पड़ेगी। ठीक है, बात समझ गए? इसी पे केस था केशव माधव मेनन का, केशव माधव मेनन का केस था, लिख दे रहा हूं इसको, इसका जजमेंट लिखवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1951 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1951 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको पढ़ते लिख लीजिएगा, इसका जजमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, बहुत गर्मी है यहाँ पे, अब चूंकि एसी है नहीं और पंखा चला नहीं सकते हैं, आवाज़ आपको अच्छी नहीं जाएगी, तो गर्म लग रहा है बहुत, 5-10 मिनट और पढ़ाएंगे बस। ठीक है, लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट
there is no fundamental right, no fundamental right that there is no fundamental right. The Supreme Court has held that there is no fundamental right that that any person can claim, that any person can claim before the commencement of the Constitution, before the commencement of the Constitution, before the commencement of the Constitution. Hence, 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 so far as the past act, hence, so far as the past act are concerned, hence, so far as the past act are concerned, the law exists, the law exists, the law exists, notwithstanding, notwithstanding, that is, does not exist, that is, does not exist with respect to the future, with respect to the future, future, with respect to the future, full stop, full stop, person will, या ऐसे कह लीजिए accused will not get any protection, accused will not get any protection of fundamental right, accused will not get any protection of fundamental right for his past act which has committed before the commencement of the Constitution, before the commencement of the Constitution. इसको और सिंप्लीफाई करके समझिए। सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये कह रही है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हो तो उस एक्ट को क्या न माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मगर चूंकि आपने वो एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले किया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(1) है उसका नेचर जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, तो उस एक्ट के लिए आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको पनिशमेंट अपनी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के बाद अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, SEVERABILITY। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ, बस ये हो गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बस समझाना है, आप लोग समझ चुके हैं, एक बार और क्लिफाई करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को काट के अलग कर देना, सीवर कर देना। ठीक है, किसी चीज को अलग कर देना, जैसे ये पेन है, ढक्कन है, इसको अलग कर दीजिए। सेवरेबिलिटी मतलब किसी चीज को अलग कर देना। तो जैसे आर्टिकल 13(1) जो हमारा ये कहता है, आर्टिकल 13(1) का जो लास्ट वाला पार्ट है 13 का 1, प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल के बाद टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, या 13 का 2 में देख लीजिए, उसमें भी यही वर्ड यूज किया गया होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन, टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन, टू द एक्सटेंट ऑफ द सच इनकंसिस्टेंसी और कंट्रावेंशन, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो यहीं से डिराइव होती है। और ये जो 13(1) या 2 का जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये कहता है कि पूरा का पूरा एक्ट कभी भी नलिफाई नहीं होगा, पूरा का पूरा एक्ट कभी भी नलिफाई नहीं होगा, सिर्फ इनकंसिस्टेंट प्रोविजन ही नलिफाई किया जाएगा। जो पार्ट फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में होगा बस उसी पार्ट को नलिफाई किया जाएगा, पूरे कंप्लीट एक्ट को नलिफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कितना वर्क किया गया होगा, लेजिस्लेचर को बहुत रिसर्च करना पड़ा होगा, कई लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा होगा, पैसे लगे होंगे उसमें। तो जो इनकंसिस्टेंट प्रोविजन है अगर उसको हटा देने से एक्ट का ऑब्जेक्ट बचा रहता है और उसका पर्पस फुलफिल होता है, तो सिर्फ इनकंसिस्टेंट पार्ट को हटा के बाकी पार्ट को वैलिड रखा जाएगा। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। और दूसरी चीज, अगर
इनकंसिस्टेंट पार्ट को कंसिस्टेंट पार्ट से, किसको, इनकंसिस्टेंट पार्ट को कंसिस्टेंट पार्ट से अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग नहीं किया जा सकता, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, अगर अलग, हाँ बिल्कुल सही, अगर अलग नहीं किया जा सकता है तो वैसे केस में पूरे के पूरे एक्ट को ही वैड डिक्लेयर करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर अलग किया जा सकता है, जैसे आपका इसमें AK गोपालन का केस अभी बताऊंगा मैं, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया गया था, सेक्शन 14 को। वो फंडामेंटल राइट के थोड़ा सा अगेंस्ट में था, वो हमारे राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम, इन सबको रोकता था कहीं ना कहीं। तो कोर्ट ने कहा था कि ये जो 14 है, सेक्शन 14 है, इसको हटा देते हैं तो बाकी एक्ट सही है। तो उसको हटा के पूरे एक्ट को कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर किया था और उस पार्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर कंसिस्टेंट पार्ट को इनकंसिस्टेंट पार्ट से अलग किया जा सकता है और एक्ट अपना पर्पस फुलफिल करता है, तो ऐसे केस में पूरे एक्ट को नलीफाई नहीं करते हैं। मगर अगर उसको सीवियर नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तो जो पूरा का पूरा एक्ट है उसको ही नलीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप समझ गए होंगे। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, इसको पूरा एक पैराग्राफ में लिख लीजिए। दिस डॉक्ट्रिन मीन्स if an inconsistent provision can be if an inconsistent provision can be separated from that which are consistent, then only that part which is inconsistent is to be declared as valid and not the entire act, full stop. It is because या because, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, it is because article 13 uses the word inverted comma में, article 13 uses the word inverted comma में लिखिएगा, uses the word to the extent of such inconsistency be valid, to the extent of such inconsistency be valid। बात समझ गए? ये लिख लीजिएगा, ये इसलिए लिखवा दिया कि आप बाद में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, रिकॉल हो जाएगी चीज़ें। अब इसमें जो पहला केस था, इसमें AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, AIR 1950, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, फिर इसी पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, तो टाइम भी हो गया है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, नहीं तो एक दिन तो जुडिशियल रिव्यू ही पढ़ाते हम, अगर ऑफलाइन होता उसमें और भी चीज़ें बताते, हालांकि वो एक्स्ट्रा होती, एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आती, मगर ये था कि अगर आप फ्यूचर में लिटिगेशन करते या टीचर बनते तो बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। तो ठीक है, जज ही बनिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें जो पहला केस है हमारा वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 19 AIR 1951 का केस है ये, 1950 का केस है ये, करेक्ट कर लीजिएगा, 1950 का केस है और सुप्रीम कोर्ट का है ये, 1950 का केस है। तो इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल सेक्शन 14 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 चैलेंज किया गया था और बोला गया था कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 है, ये क्या कहते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में है। तो कोर्ट ने कहा था ठीक है, डेरोगेशन में है, कोर्ट ने एग्जामिन किया और उसको मिला ये चीज़, और भी चीज़ें चैलेंज हुई थी बट ये वाली चीज़ सही पाई गई थी। तो कोर्ट ने सेक्शन 14 को वैलिड डिक्लेयर कर दिया था और जो रिमेनिंग पोर्शन था इसका उसको वैलिड। तो कोर्ट ने यही जो
अगर कोर्ट ने इसमें ये बोला था केस में कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये बोलती है कि अगर कंसिस्टेंट पार्ट को इनकंसिस्टेंट पार्ट से अगर अलग कर दिया जाए और अलग किया जा सकता हो तो इनकंसिस्टेंट पार्ट को वैलिड डिक्लेयर करके कंसिस्टेंट पार्ट को वैलिड रखा जाएगा। और रीज़न ये था कि हमारा इसमें टाइम प्लस मनी दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आफ्टर दैट इसी में केस था रोमेश थॉपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। रोमेश ROMESH, रोमेश, हमारे यहाँ रमेश होते हैं, उधर रोमेश होते हैं, ठीक है। रमेश हमारे पिताजी का नाम है, अगर सुनेंगे तो बहुत मारेंगे कि हमें ये पब्लिकली ऐसे नाम ले रहा है, ठीक है। हाँ, अदब से लेना पड़ता है, ठीक है। ये है रोमेश थॉपर, THA वो नहीं ए है, THAPPER वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का है। इसमें भी यही चीज़ बोली गई थी, सब में एक ही चीज़ लिखिएगा, ठीक है। इसका जजमेंट ना हो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका जजमेंट मैं लिखवा दे रहा हूँ रोमेश थॉपर का, लिख लीजिए। बात वही बताई गई थी, जजमेंट लिख लीजिए इसको। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट where a law supports to authority imposition of restriction imposition of restriction imposition of restriction on a fundamental right, on a FR fundamental right in language wide enough to cover restriction both within and without the limits, both restriction के बाद to cover restriction comma both within and without the limits provided by the constitution and where it is not possible to separate the two, and where it is not possible to separate the two, TWO, पहले वाला TO दूसरा TWO, ठीक है। where it is not possible to separate the two, TWO, comma the whole law is to be struck down, the whole law is to be struck down, the whole law is to be struck down। वही जो चीज़ समझाए थे थोड़ा अच्छे शब्दों में लिख दिया, ठीक है। और इसमें जो लास्ट केस है, ठीक है, इसमें जो लास्ट केस है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसमें कोर्ट ने वही चीज़ बोली थी, और चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि आफ्टर द रिमूविंग द इनवैलिड प्रोविज़न, अगर वैलिड प्रोविज़न जो रिमेनिंग प्रोविज़न है, आफ्टर रिमूविंग द इनकंसिस्टेंट प्रोविज़न, इफ रिमेनिंग प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो ये क्या कहती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर होल एक्ट वैलिड, ठीक है। इसने भी वही चीज़ बोला था जो ऊपर हमने बोला था। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि आफ्टर रिमूविंग द इनवैलिड प्रोविज़न या इनकंसिस्टेंट प्रोविज़न, इफ रिमेनिंग प्रोविज़न इज नॉट against the fundamental right or not in derogation of fundamental right, then it is not necessary to remove the whole act या declare the word whole act, ठीक है। जो उसमें बोला था वही चीज़ इसमें बोली थी। तो ये तीन केस हमेशा याद रखिएगा जब भी सेवरेबिलिटी पे लिखिएगा। और 13(1) की